बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। कल से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो जनाब अब ये भी नहीं कह सकते कि मौसम गर्म है। नहीं, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। तो जिस तरह मौसम खूबसूरत है, खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो इसी तरह से आपने अपने मूड को भी खूबसूरत और खुशगवार रखना है। वीकेंड के बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो जब वर्किंग डे का आप आगाज़ करें तो कोशिश करें अच्छे अंदाज, अच्छे मूड के साथ और खिलखिलाते हुए चेहरों को लेकर जो है वो आप ऑफिस जाएं, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे। क्योंकि जब वीकेंड के बाद ऑफिस जाते हैं तो बाज़ लोग तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, हमारी तरह के। हम वीकेंड के बाद अपने नाज़रीन से मुखातिब हो रहे हैं, वहीं कुछ लोग ज़रा सुस्त हो रहे होते हैं। हाय, इतने लंबे वीकेंड के बाद अब ऑफिस जाना पड़ेगा, वही 9 to 5 की खिचखिच, वही जॉब, वही ऑफिस वर्क। जनाब काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, अच्छा लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट करेंगे। इसलिए तमाम झंझटों को साइड पे रखें, खूबसूरत दिन का आगाज़ करें। पॉजिटिव जो है मस्त तरीके से दिन का आपने आगाज़ करना है। आज के मैं अगर अपने वार्डरोब की बात करूं, तो आज का मेरा वार्डरोब जो है वो तमीम फैब्रिक स्टूडियो, ये कलेक्शन है उनकी, बड़े खूबसूरत उनके डिसेंट से ना उनकी कलेक्शन है, डिसेंट से डिज़ाइन है। तो आप इनका सोशल मीडिया पे इनको अप्रोच कर सकते हैं और खूबसूरत से ड्रेसेस, खूबसूरत से डिज़ाइन, खूबसूरत से कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेसेस आप लोग भी वेयर कर सकते हैं, ताकि दिन जो है वो आपका अच्छा गुजरे। कपड़े अच्छे हो ना, बंदा खुद जो है ना वो अपने आप को ज़रा कॉन्फिडेंटली फील करता है, बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसलिए आपका लिबास भी खूबसूरत होना बड़ा ज़रूरी है। आज खूबसूरती की जो कि मैंने बात की है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी खूबसूरती में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि पहले तो कहते थे कि ख़वातीन अपनी खूबसूरती का जो है ना वो बड़ा ख़्याल रखती हैं, बड़ी तवज्जो देती हैं, लेकिन अब तो मर्द हजरात भी जो है ना कम नहीं है, पीछे नहीं है। इसलिए क्योंकि होता क्या है कि मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है, एक अजीब सी नमी जो है वो पाई जा रही है हवा में, जिसकी वजह से हमारी ना स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि 9 to 5 जहाँ मैंने जॉब की बात की है, इतना हम 9 to 5 इस जॉब में मगन हो जाते हैं कि अपनी केयर करना भूल जाते हैं। जनाब सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करना, डायरेक्ट सूरज से जो है वो ख़ुद को बचाना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन हम तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमें तो जल्दी जल्दी क्विक तमाम तर जो है वो काम करने हैं। जल्दी में जब रहते हैं तो जल्दी के कहते हैं नुकसान भी होते हैं, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उसके नुकसान भी फिर हमें उठाने पड़ते हैं। किन सूरतों में हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, हमारा फेस ख़राब होना शुरू हो जाता है, अजीब से निशानात उस पर आना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, अजीब सी ना वो एक डार्कनेस जो है वो हमारे फेस पे आने लग जाती है। जब ये चीज़ें आती हैं ना, तो खूबसूरती हमारी जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन की जो खूबसूरती है वो कम पड़े। हम चाहेंगे आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते हुए फेस के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, ज़िंदगी को बसर करें। लेकिन जब आपकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, आप खुद में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे, आप जब मिरर देखेंगे तो आप कहेंगे हाय मेरे फेस पे ये पिंपल है, ये स्कार्स है, ये निशान है, ये ना होते तो मैं कितनी खूबसूरत लगती या कितना खूबसूरत लगता। जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त सबका यही रोग है कि मैं खूबसूरत लगूँ, मैं गोरा चिट्टा नज़र आऊँ और मेरे फेस पे कोई किसी किस्म का निशान, कोई दाग ना हो। एक तो बात ये होगी, चलो ये एक सोसाइटी प्रेशर भी है जिस वजह से ये तमाम तर चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। एक वजह है कि हमने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है, अंदर से हम अपने आप को जो है ना वो एक अजीब ही जंग के साथ कश्मकश में रखते हैं, जिसके तासुरात जो है ना वो आपके फेस पे दिखाई देते हैं। अगर आप अंदर से खूबसूरत होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, पॉजिटिव रहते होंगे, तो यकीन जाने आपके फेस पे भी ना वो खूबसूरती जो है ना वो जो आप जो ग्लो चाहते हैं वो आएगा। लेकिन अगर आपको आउटर ब्यूटी चाहिए, आप इंटरनली नहीं एक्सटर्नली ब्यूटी पे बिलीव रखते हैं, तो आज आपका वो बिलीव जो है वो यकीन हम और पुख्ता कर लेंगे। कुछ टिप्स हम जानेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ होंगी, हम उनसे जानेंगे कि इस मौसम में स्किन के क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम, धूप की वजह से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर स्किन डैमेज हो रही है तो कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है, कैसे उसकी हिफाजत की जा सकती है। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे उनसे मज़ीद जो है, क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है, तो ईद आने से पहले आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स हम उनसे ले लेंगे। लेकिन वो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, खूबसूरती की बात की थी और आपकी स्किन की हमने बात की थी। मौसम गर्म हो चुका है और इस वजह से इस गर्मी के जो एक असरात हैं जो स्किन पे हमें दिखाई दे रहे हैं अपनी केयर ना करने की वजह से, उस पर हम बात करने वाले हैं। और इस गर्मी की वजह से क्या कोई और स्किन के इशूज़ यानी कि कोई डिजीज़, कोई बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं क्या, उस पर हम बात करेंगे क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो इस पर हमें गाइड करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट ने हमें ज्वाइन कीजिए। सुमेरा नज़ीर साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है। बड़ा कूल कलर पहना हुआ है माशाल्लाह। थैंक यू सुमेरा, मुझे ये बताएं, गर्मी तो है काफ़ी लेकिन आज नहीं है। आज बेहतर हो गया आज मौसम। नहीं है, आज एग्जैक्टली गर्मी नहीं, मौसम बड़ा खूबसूरत ठंडा ठंडा हुआ है ना। और इस्लामाबाद अनएक्सपेक्टेडली यस, और इस्लामाबाद में तो जब भी ऐसा मौसम होता है, ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो क्या है, गर्मी में सर्दी बिल्कुल वाले जो है ना वो तासुरात हमें देखने को मिलते हैं। गर्मी की शिद्दत की बात करें, जैसे आज नहीं कल परसों जो दिन गुजरे हैं उनको अगर मद्देनजर रख के बात की जाए तो शदीद गर्मी थी, यानी कि सांस लेना जो है ना वो भी मुश्किल हो रहा था। तो इसकी वजह से जो स्किन पे इसके असरात हैं वो क्या हो सकते हैं? जी अच्छा, सर्दियों में भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं वो गर्मियों में आते हैं। पेशेंट जो ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं वो गर्मियों में करते हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें, ज़्यादा ड्राइनेस के साथ आते हैं, लेकिन गर्मियों में और बहुत सारी जी ड्राइनेस की वजह से भी काफ़ी चीज़ें फ्लेयर होती है, जैसे एक्जेमा, इचिंग, वो सब भी होता है। लेकिन गर्मी आजकल क्योंकि गर्मियों में हमें लग रहा है कि गर्मी ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और धूप, सनलाइट बेसिकली बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है ना हमारे स्किन को बेसिकली ख़राब कर रही है और वो सब कुछ। तो बहुत बेसिक सी अगर हम बात करें स्किन की, तो सबसे पहले जो बहुत ह्यूमिडिटी होने की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से स्किन पे सबसे पहले एक्नी ब्रेकआउट। जी वो बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं एक्नी के साथ, क्योंकि ऑयली स्किन के गर्मियाँ सर्दियाँ ऑयली स्किन के लिए ठीक रहती हैं, गर्मियाँ उनको पसंद नहीं है ऑयली स्किन वालों को। और जहाँ तक बात है एक्नी की, तो वो जैसे आपकी स्किन ऑयली होगी, जैसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ज़्यादा एक्नी बनने लग जाएगा आपके फेस पे। तो एक्नी को कोई पसंद नहीं करता, जिसको एक्नी होती है वो तो शुद्ध डिप्रेशन में रहता है। हालांकि हम उसको बार बार पफिंग करो, पफिंग करो और वो उसको बार बार टच करता है, जब वो टच करता है तो वो स्कार्स बन जाते हैं बेसिकली। जी तो हाँ, एक्नी को जल्दी ट्रीट कर लेना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि पेशेंट इरिटेट होता है, इचिंग होती है। अगर अच्छा, हमारा एक ये भी मसला है ना कि कोई भी अगर फेस पे छोटा सा भी कोई दाना, कोई एक्नी का वो इस तरह हो गया ना, तो हम उसको जब तक टच नहीं करेंगे, जब तक वो उस बेचारे का सत्यानाश नहीं कर लेंगे, हमें हशर खराब करते हैं। हाँ, तो बेसिकली वो स्किन को हम खराब कर, वो ही स्कार बनाता है। अगर तो आप उसको टच ना करें तो वो अपने टाइम से रिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर वो स्कार आदत से मजबूर, आदत से इस साइकोलॉजिकली होता है बेसिकली। कोई पेशेंट का इसमें वो नहीं है, एक ज़हन में चल रहा होता है कि ये नई चीज़ है, इसको ज़रा खत्म कर देते हैं। कितने दफ़ा हस्बैंड से डांट पड़ी, कोई ना निकल आते, कोई ना कुछ स्किन पे दाना बन जाता है, मैं उसको छेड़ती रहूंगी, हाथ मत लगाओ इसको, हाथ बेसिकली क्या होता है कि वो फिर और जर्म्स हम उसको दे रहे हैं ना, तो पहले ही हम हाथ हमारे नहीं पता ना एग्जैक्टली नेल्स एग्जैक्टली, तो बार-बार उसको हम टच कर रहे हैं। जी तो एक तो वो आप उसको जर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एक पहले ही इन्फेक्शन हुआ हुआ, ऊपर से एक और इन्फेक्शन उसको आप दे रहे हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शन टाइप उसको चीज़ कह लें आप। और उसके बाद फिर आप उसको छेड़छाड़ के बाद उसको निशान बना लेंगे, और फिर निशानों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स के पास आपको पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम एंड पैसा। यस, टाइम एंड पैसा, दोनों चीज़ें। अच्छा, एक्नी के अलावा और क्या? जी एक्नी के अलावा अगर मेल में ज़्यादा देखा जाए तो बंद शूज़ पहनने की वजह से या सॉक्स पहनने की वजह से पाँव में फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फंगस ग्रो वहाँ पे करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीने वाली जगह हो। तो मेल को ऑब्वियसली जैसे ऑफिस वर्क है या कुछ भी है, उनको आदत होती है सॉक्स और शूज़ पहनने की, ज़रूरी भी है, रिक्वायरमेंट होती है। जी अक्सर रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल, अक्सर इस तरह अगर फिर पेशेंट को, तो हम उनको फिर रिटर्न लिख के देते हैं ऑफिस की तरफ से कि आप इनको थोड़ा लीनियंट हो जाए कुछ डेज के लिए, क्योंकि जब गर्मी का ये जोर ज़्यादा है, या तो जब तक पाँव में इन्फेक्शन है उनको, जी क्योंकि जब तक हवा नहीं लगती तो वो तब तक ठीक नहीं होता, बढ़ने के चांसेस वो बढ़ते ही हैं। बेसिकली उंगलियों के दरमियान में हो जाता है, टीनिया पीडिस उसको हम कहते हैं। तो ये इसके मेल में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम उनको यही कहते हैं कि जैसे आप वुज़ू करें या पाँव आप जब भी वॉश करें तो अपने फिंगर्स के दरमियान उसको ड्राई करें, टिश्यू से गीला ना रहने दें, क्योंकि जब ह्यूमिड होगी जगह तो वहाँ पे फंगस ग्रो करना शुरू कर देगा। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ रही है। और उसके अलावा ये है कि स्किन रैशेस जो सन के साथ हैं, या स्वेटिंग के बाद बैक पे बच्चों में भी बहुत आ रहे हैं। बच्चों में बहुत है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ख़वातीन में, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं तो उस वजह से स्वेटिंग की वजह से जी एक्सेसिव स्वेटिंग ही प्रॉब्लम कर रही है बेसिकली। तो जहाँ तक हो सके लूज़ कपड़े पहने, पाँव जब जैसे मेल भी हैं, जब भी उनको ब्रेक हो तो अपने सॉक्स उतारें, पाँव को हवा लगाएं,
मतलब इस तरह की चीज़ें अगर एहतियात करेंगे तो बच सकते हैं, वरना गर्मी तो चलेगी ऑब्वियसली, 2-3 महीने अभी हैं, स्वेटिंग भी होगी। और ये वाले जो महीने, ये एक महीना 2 महीने की बात करें, ये ज़्यादा सख्त, इसमें केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कपड़ों के मामले में लूज कपड़े पहने अगर हम इस तरह के करके, मतलब ड्रेसिंग हमें अकॉर्डिंगली सीजन के करनी पड़ेगी। ये जो आजकल बच्चों में ये भी हो रहा है, उनके जिस्म पे रेड रेड दाने बहुत बन रहे हैं जी, ये क्या है? बेसिकली गर्मी की वजह से बन रहे हैं जी, गर्मी की वजह से बन रहे हैं। फिर स्वेटिंग होती है गर्मी की वजह से, फिर वो इचिंग होती है, इचिंग करेंगे तो रैश बनेगा। और ये बड़ों में भी है? बड़ों में भी होता है जी, बड़ों में भी होगा। बस इसके लिए यही है कि आप शॉवर फ्रिक्वेंटली सुबह शाम लें ताकि बच्चों में इचिंग ना हो। जिस तरह का मौसम है, बंदा दिल नहीं चाहता कि वो पानी से बाहर निकले, ठीक है। तो नॉर्मल पानी से अगर शॉवर लेते रहें तो इचिंग नहीं होगी, और इचिंग के बाद ये होता है कि फिर इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली बच्चा जब बार बार उसको नेल से करता है, वही नेल से फिर वो वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करता है और वो बात बढ़ती जाती है वाली बात। तो वहीं पे उसको कंट्रोल कर लें तो बेहतर है। जब स्टार्टअप, क्योंकि आप बड़े हैं तो भी पता चल रहा है कि कोई ना कोई इशू हो रहा है, कोई तब्दीली जो है वो उसकी स्किन के साथ नजर आ रही है, तो वहीं से उसको ट्रीट करना शुरू कर दे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उसको वहीं पे कंट्रोल कर लें, लेकिन जब इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर देन यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। यस एग्जैक्टली, खुद ही नीमक जो है ना वो ना बने, टोट के अप्लाई ना करें। एहतियात आप कर सकते हैं, बट ट्रीटमेंट मस्ट बी विद द डॉक्टर। यस, वो तो डॉक्टर जाएगा, वो आपकी स्किन को देखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट करेगा। अच्छा, अगर मैं फेस की बात करूं, जो हमारे ये डायरेक्ट सन की वजह से, या इवन ये जो स्टूडियो लाइट्स हैं, जो घरों में खवातीन कुकिंग कर रही होती हैं, उस वजह से स्किन उनकी बहुत डैमेज होना शुरू हो जाती है। सन ब्लॉक का इस्तेमाल की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि दिन में बस एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो इनफ है। इज इट ट्रू, या उसको रिपीट करना चाहिए? बेसिकली यही गलत है। अच्छा, ये एक दफ़ा इस्तेमाल करना गलत है। अब आप खुद सोचें कि स्वेटिंग के साथ ही हम उसको साफ कर देते हैं, वो खुद ही बह जाता है। हाँ, वो कहाँ गया, बह जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, हम खुद उसको साफ कर देते हैं। जो किचन में भी ख़वातीन है वो SPF कम कर ले। अच्छा, ठीक है। जो ज़्यादा धूप में एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करें, वो तो SPF 100 की तरफ जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन है या कोई फील्ड वर्क लोग हैं, हम स्किन स्पेशलिस्ट ने मुझे ये रेकमेंड किया कि आप 100 वाला यूज़ करें, बिकॉज लाइट्स आपकी तो बहुत जी इनकी लाइट्स की वजह से। जैसे हम हैं बस एक अंदर ऑफिस में आ जाते हैं, SPF 50-60 हम जैसे होने के लिए इनफ होता है। जो वर्किंग वुमेन जिन्होंने सिर्फ आने जाने के लिए एक्सपोज होना है जी। उसके अलावा जो किचन वगैरह में जाते हैं तो उनको भी 20, 30, 40 वाला ज़रूर लगा लेना चाहिए जी, लगा लेना चाहिए। और वही बात की रिपीट कर लें उसको, 2-3 घंटे बाद दोबारा लगा लें जी। और जिस हद तक हो सके तो बचें धूप से ही, क्योंकि देखिए ये सन ब्लॉक भी एक प्रोटेक्शन तो है, लेकिन फुली प्रोटेक्शन नहीं है, 100% नहीं, ठीक है। ये एक हेल्पिंग हैंड आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस हद तक हो सके बिला ज़रूरत, बगैर ज़रूरत के ना एक्सपोज हों धूप में, बगैर ज़रूरत के इतने ज़्यादा स्वेटिंग, गर्मी, मतलब एक होता है ना वर्कआउट जो करें बहुत ज़्यादा, तो उतना ही करें जितना आपकी बॉडी, आपकी स्किन नॉर्मली आपको अलाउ करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल ये गर्मियों की वजह से शायद है, ये आप नाज़रीन को क्लियर करें, ये पिगमेंटेशन के बहुत इशू सामने आ रहे हैं जी। वजह क्या, गर्मी की वजह से ही या उनकी डाइट या कोई हार्मोनल इश्यूज? जी देखिए, पिगमेंटेशन फीमेल में तो 2 मेन कॉजेज़ हो सकती है पिगमेंटेशन की, एक धूप, अच्छा, और सेकेंड आयरन डेफिशिएंसी जी। फीमेल की बात कर रही हूँ। तो गर्मियों में भी धूप, सर्दियों में भी उसी तरह होती है, बट गर्मियों में ज़्यादा आपको वो इफेक्ट कर रही होती है। तो अगर आपका धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है तो बेसिकली अगर हमारे पास इस तरह का पेशेंट आता है तो हम उसके आयरन के टेस्ट करवा लेते हैं। फीमेल में वजह हो सकती है हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा, चूँकि आपके पास तो डेली पेशेंट आते हैं, तो ज़्यादा किस तरह है? हम जो एशियन खातून में देखते हैं उनमें ये होता है कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी नहीं चाइल्ड बेयरिंग, अच्छा चाइल्ड बेयरिंग एज में जी, क्योंकि प्रेगनेंसी में और इन सब चीज़ों में हमारी डाइट इतनी प्रॉपर नहीं होती, तो इसकी हम किसी का भी टेस्ट करवा ले तो आयरन कम ही होता है बेसिकली। तो ख़वातीन में हम बेसिकली देख लेते हैं कि आयरन ठीक है कि नहीं है। मर्दों में धूप ज़्यादा वजह बनती है पिगमेंटेशन की, क्योंकि मर्द बेचारे उनकी स्किन पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ख़वातीन में मंथली साइकिल की वजह से कुछ केयर कर लेते हैं, कुछ कहते हैं खुद चली जाएगी, खत्म हो जाएगी वक्त के साथ। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए केयर करना, नहीं जाती। और मतलब ये मुलाजमा, ये जो पिगमेंटेशन है बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करनी, कि 100% चली जाए। मैंने नहीं देखा कि मतलब 100% बहुत ज़्यादा, फिर आप ये तो पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट करवाते रहे, पैसा
ऐसा लगाते रहे तो ही जाती है, तो इससे पहले ही एहतियात कर लें। अच्छा, ये अगर ये आ गई है तो इसका जाना डिफिकल्ट होता है, मतलब एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रही हूँ कि एज अ डॉक्टर भी डिफिकल्ट है ट्रीट करना। क्या इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो फिर डिपेंड करता है कि क्या है वो, फिर हम मतलब एट द स्पॉट देखते हैं, मतलब आजकल मीजोथेरापी है, डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स है, लेकिन पेशेंट को बहुत पर्टिकुलर होकर करवाना पड़ता है। अच्छा। और काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी फिर पड़ जाते हैं। तो तकरीबन कितना टाइम इसका जो कोर्स है? 4 to 6 मंथ तो एटलीस्ट लग जाते हैं। जी जी, 4 to 6 मंथ। वीकली सेशंस हैं या अगर मीजो की बात करें तो वो पर मंथ होता है। अच्छा जी, डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट ट्रीटमेंट के डिफरेंट सेशंस टाइम के साथ होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ मीजो की बात करें तो वो पर मंथ। मीजो में बेसिकली हम सीरम्स इंजेक्ट करते हैं फेस में लाइटनिंग के लिए, तो वो फिर पर मंथ होता है। अच्छा, वो पर मंथ। जी, वो पर मंथ। सही। अच्छा, इसके अलावा आपने आयरन की बात की, खवातीन में जो है वो उसकी कमी पाई जाती है, तो अगर ये कहीं है तो आप उसको मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं या उसकी डाइट को बेहतर करने के लिए? जी जी, बेसिकली हम यही काउंसिल करते हैं कि पहले तो आप डाइट को बेहतर करें। ठीक है, यानी मेडिसिन की तरफ जाना ही ना पड़े, लेकिन साथ देनी पड़ती है, बेसिकली देनी पड़ ही रही होती है, क्योंकि इतनी ख्वातीन इतना ख्याल नहीं रख रही होती डाइट की तरफ से। बेसिकली मंथली साइकिल की वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो ख्वातीन को ऑन एंड ऑफ फॉलिक एसिड ये चीज़ें लेनी चाहिए डॉक्टर से अपने मशवरा करके। वक्तन जो है ना, ये एक रूटीन कह लें कि रूटीन चेकअप या इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ही जाने पड़ना। ब्रेक के बाद आप मज़ीद आपसे जानते हैं कि किस तरह से एक गर्मी की शिद्दत से हम खुद को महफूज रखें ताकि डिफरेंट डिजीज़ से खुद को बचाया जा सके। मज़ीद इनसे हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे स्किन के काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा अपने नाज़रीन को हम अवेयर कर लें, गाइड कर लें कि इस गर्मी में अपनी हिफाजत आपने कैसे करनी है। स्किन के जो डिफरेंट डिजीज़ जो इशूज़ सामने आ रहे हैं, चाहे वो बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, तो किस तरह आप उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। सुबेरा, मुझे ये बताएँ कि इतनी शिद्दत है गर्मी में, एक तो हमें अपनी डाइट का यकीनन ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ साथ डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कम से कम पानी का क्या उसकी मिकदार, कितना पानी हमें पीना चाहिए इस मौसम में? डिहाइड्रेट बेसिकली इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो अगर हम नॉर्मली 5 से 8 ग्लास पीते हैं तो इसमें 2-4 ग्लास हमें ऐड कर लेने चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग के साथ भी तो एसी के बगैर तो आपका पसीना खुश्क नहीं होने खुश्क नहीं होता, फिर मरे तेज़ हवा के सामने बिल्कुल किचन में चले जाएं, कुछ ना कुछ तो हमारा लगा रहता है ना, हर एक का, मेल का भी फीमेल का भी। तो हमें नॉर्मली अगर हम 8 ग्लास पीते हैं तो इसमें हमें 2-4 ग्लास ऐड ही करने चाहिए। फिर उसके बाद ये कि अदर देन वो पेशेंट जिनको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर ज़्यादा होता हो, उनको छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो इस दौरान शुगर लो या बीपी लो भी होता है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है। तो अगर आपका नॉर्मल है शुगर और बीपी नॉर्मल है तो फिर आप अदर देन नॉर्मल पानी, ऐसा पानी पिए, नमक पानी पिए या फिर लेमन वाला पिए, ताकि आपका लेमन वाटर बेसिकली वो आपका शुगर लेवल और नमक के लेवल को भी ठीक रखेगा। सही। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। जिन लोगों को शुगर है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और उनमें भी स्किन के इश्यूज बहुत आते हैं, उनको अगर कोई स्किन का मसला हो गया वो तो आपको पता है वो हील नहीं करता बेसिकली। तो उनकी वो अपनी केयर किस तरह करें, पानी की मिकदार, ये किस तरह से खुद को हाइड्रेट रखें? जी बेसिकली इधर तो मेडिकल स्पेशलिस्ट ही उनको बेटर गाइड कर सकते हैं, लेकिन स्किन के हवाले से बात करें तो हम तो उनको यही कहते हैं कि आपने किसी भी जख्म से बचना है, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन इतनी सही नहीं होती कि वो जाके वहाँ पे हीलिंग करे। जी, और अगर हो जाए तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है। जैसे पाँव वगैरह पे उनके नर्व्स इतने अच्छे काम नहीं होते, उनको पता नहीं चलता कि कैसे जख्म हो जाता है। जी जी बिल्कुल, मौसम भी ऐसा है कि इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होती। जी जख्म लग जाए तो अगर ऐसा हो जाए तो आप खुद उसको बेशक मतलब रिस्क ना लें, फ़ौरन से डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें, तो वो फिर आगे उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट करेंगे। अच्छा, इसमें हम जो आजकल कहते हैं गर्मियों में बड़े शौक से हम तो चाय कॉफ़ी पीते हैं, और चाय कॉफ़ी के बाद फिर आपको उस तरह प्यास नहीं लगती, पानी का आपको उस तरह से जो है वो आपको तलब नहीं होती, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए नुकसान साबित हो सकते हैं। इस पे बात करते हैं, एक लूप इसी हवाले से हमारे आज के टॉपिक के हवाले से टीम ने तैयार किया, वो देखते हैं, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जी प्ले कीजिए।
वेलकम बैक नाजरीन। मेरा देखा आपने किस तरह गर्मी की वजह से जो ना तो स्किन जल जाती है ना, धूप सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो धूप की वजह से, और दूसरा ये पानी कम पीने की वजह से। अच्छा, हम चाय कॉफ़ी की बात कर रहे थे, ये बताइए जी। बेसिकली चाय कॉफ़ी की एडिक्शन है, ठीक है जी। कैफीन की वजह से हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं, तो गर्मियों में जिस हद तक हो सके तो कम कर दें। छोड़ी नहीं जा सकती एडिक्शन, आपको पता है। चाय पीने वाले कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ सकते, तो कैफीन को कम कर दें। मैं खुद अगर चाय पी लेती हूँ तो मुझे फिर उसके बाद कम भूख लगती है, मैं खुद से भी ये चीज़ नोट करती हूँ। मतलब अच्छा, एक और चीज़, हम सुबह सुबह जो चाय पी लेते हैं जी, हार में चाय पीना शुरू, वो बेसिकली आंखें खोलने के लिए कि हम अलर्ट हो जाएं, वो कैफीन की वजह से। अब उसके जो नुकसानात हैं वो ज़रा बताएं। जी, तो अब हम उसके बाद अगर फिर हम डिहाइड्रेट होंगे, क्योंकि उसके बाद प्यास की वो ज़्यादा हमारी बॉडी से पानी को निकाल देता है, ठीक है। तो या तो आप फिर उसके बाद पानी ज़्यादा पीते रहें, लेकिन ये होगा जब आपको प्यास फील नहीं होगी तो आप कैसे पानी पिएंगे। वही मैंने कहा ना कि हम चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पानी की तलब नहीं होती। तो जिस हद तक हो सके, चले सुबह की तो एक रिक्वायरमेंट है, आंखें खोलने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जिनको नहीं पूरी कर ले वैसे खुल जाए, बिल्कुल। जिनको एडिक्शन नहीं है और जो एक कप पीते वो हाफ पे आ जाए, मतलब कम की जा सकती है। एज अ डॉक्टर मैं ये नहीं कहती कब पीती हूँ तो और थोड़ा कम कर, थोड़ा और कम कर सकते हैं। एज ए डॉक्टर मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल छोड़ दें। जो चीज़ आपकी रूटीन में चल रही होती है उसको छोड़ के भी आपको मसला होता है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि चाय, आज मैं पूरा दिन चाय नहीं, बॉडी यूज्ड टू हो गई है। सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, अजीब सी वो सुस्ती सी तारी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, छोड़ना नहीं, चाय पी लूँगी तो वो एक्टिव हो जाऊंगी। बिल्कुल, आप उसको कम कर लें, ठीक है। सर्दियों में चलें, वो आपको वार्म भी करती है, आपके लिए अच्छी रहती है। लेकिन गर्मियों में अगर आपको नहीं सूट करी, या कोई चाय पी रहा है, चाय पीने के बाद उसको कोई नौजिया फील होता है, व्हाटएवर कोई फील होता है, तो वो फिर उसको उसी तरह कॉप करें। जी, वो उसी तरह कॉप करें। जी बिल्कुल। उसके बजाय अगर हम रंग बिरंगे शरबत पीना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट मशरूबात, जी, लेकिन जो मार्केट में अब जो मार्केट में उसके ऊपर खुद ही लिखा होता है कि इतनी शुगर है इसमें, और फिर कलर है, और वो सब कुछ जैसे मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। ये डब्बे वाले जूस, वो मैं इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करती पेशेंट को। उसके बजाय अगर आप घर में या तो जूस बना लें, अगर जूस बनाना मुश्किल है तो नींबू पानी पी लें, तो वो सबसे बेस्ट होगा। नेचुरल, अल्लाह ने जो चीज़ें हमें दी है, वाटरमेलन देखो ना, बेस्ट है, बड़ी नेमत अल्लाह पाक की। तो जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे हम। तो बजाय इसके कि ये आसानियों के लिए पैकेट वाले जूस, और वो कुछ भी नहीं है अदर देन शुगर। और फिर जितनी ज़्यादा शुगर मतलब आपकी बॉडी में जाएगी, ओबेसिटी होगी, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो नेचुरल की तरफ रहें जिस हद तक हो सके। बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है तो नींबू निचोड़ के पी लें, लेमन वाटर पी लें। लेकिन ये जो रंग बिरंगे शरबत है, वो ज़रूरत के तहत चलें। आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं या क्या, ठीक है, आपने कभी कभी पी लिया, लेकिन रूटीन में ना करें कि आप घर ला के रखें और उन्हीं पे एडिक्शन आपकी हो जाए। ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो देखिए, अपनी सेहत से आगे, अपनी खूबसूरती से आगे तो कुछ भी नहीं है। जो लेमन वाटर बना के बॉटल में कैरी कर, बिल्कुल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये अपनी सेहत के लिए ये क्यों नहीं। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? जी, बस यही है कि बिला ज़रूरत धूप में मत निकलें, फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे तो फिर आपको डॉक्टर्स के पास फिर आपको इनके पास जाना पड़ेगा और ये बहुत महंगे ट्रीटमेंट और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आएँ। ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। धूप ही प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। कैप का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। धूप की तरफ डायरेक्ट खड़े ना हो, अगर धूप कहीं बस स्टॉप पे कहीं वेट कर भी रहे हैं तो कोई साया देखें, धूप से बैक कर लें अपनी। ये सब चीज़ें एहतियात छोटी छोटी। उसके अलावा पानी का इंटेक, फ्रेश फूड, जंक फूड को आजकल या ऑयली फूड को थोड़ा अवॉइड ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच मेरा, थैंक यू सो मच। अपने वक्त यकीनन नाज़रीन अपनी केयर करेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे तो खूबसूरत दिखेंगे। हम खूबसूरती की बात करते हैं, प्यारा दिखना सबका बुनियादी हक है, लेकिन केयर करना भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केयर नहीं करेंगे तो खूबसूरती जो है वो आपकी कम हो सकती है, हम कभी नहीं चाहेंगे। सो जनाब, इस गर्मी से खुद को बचाएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, जो कि हमारी स्किन स्पेशलिस्ट ने कहा भी, तभी आपकी स्किन महफूज रह सकती है। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और मौजूद होंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहां हमने खूबसूरती के बात की, वहीं पे ज़रा आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, आपकी शख्सियत को और ज़्यादा निखारने के लिए एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर होना ज़रूरी है, खुद एतमादी।
खुद एतमादी अगर है तो यकीन जाने जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी शख्सियत है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। आप चाहे हम अपने पहनावे की बात करें, चाहे हम अपने काम की बात करें, हर लिहाज से आप में परफेक्शन आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये खुद एतमादी का ही फुकदान हमें इस माशरे में दिखाई दे रहा है। वजह क्या हो सकती है, उसी पे बात करेंगे। इस सोशल मीडिया के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यानी कि हर किसी ने अपनी इतनी गहरी जगह बना ली। हर इंसान के हाथ में टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन है, ईजी एक्सेस है, ईजी अप्रोच है, इंटरनेट उसके पास मौजूद है, वो हर चीज़ के बारे में अवेयर हो सकता है। लेकिन फिर भी ये फुकदान खुद एतमादी का क्यों है, इस पे बात करेंगे। मीडिया से रिलेटेड ही हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फील्ड को दिया है। तो यकीनन बहुत नौजवानों को उन्होंने ये जो खुद एतमादी की हम बात करें ना, उनके अंदर ये पैदा की है। उन्हें बताया है कि भाई आप में कुछ सलाहियतें हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना आप मनवा सकते हैं। उन्हें वो कहते हैं तसल्ली देना, हौसला देना, उन्हें गाइड करना, उन्हें अवेयर करना, ये उनकी ज़िंदगी के मामूल रहे हैं। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह से खिदमत अंजाम दी। हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, अहमद सगीर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, वक्त दिया आपने। अहमद साहब, आज के नौजवान को देखते हुए, आज के दौर को देखते हुए खुद एतमादी की क्या डेफिनेशन देंगे? देखिए, एक होती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आपकी खुद एतमादी, और दूसरा होती है आपकी एबिलिटीज़। आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपने किस तरह से इन्हांस किया है। कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती हैं, आपको मिली हुई होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस से उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो बस बैठते हैं कंप्यूटर पे कोई अच्छी चीज़ बना लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अच्छा, उनको अगर आप कलर्स दे दें तो वो उन कलर्स के साथ खेल के कुछ ना कुछ बना देंगे। उनको आप कागज़ पेंसिल दे दें तो वो पेंसिल से लिख देंगे, यहाँ ड्रा कर देंगे कुछ। और कुछ नहीं है तो लफ्ज़ों से ही खेल लेते हैं। कोई अच्छा आर्टिकल लिख देंगे, कहानी लिख देंगे, अफसाना लिख देंगे, ड्रामा लिख देंगे, शायरी कर देंगे। ये तो वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने वदियत किया है, जिनको खुदादात जिनको सलाहियतें दी हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस से अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस किया है, स्टडीज़ किया कि उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा, उसकी डेप्थ में गए और बहुत एक नॉलेज जो है वो गेन किया, और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको आती हैं। सो बुनियादी तौर पे जो शख्सियत है इंसान की, वो उसकी सोसाइटी का आइनादार होती है। एक ऐसी सोसाइटी जो भूखी, नंगी, अफलासज़दा सोसाइटी है, आप उसके नौजवानों के अंदर एतमाद नहीं देख सकते। बड़ा मुश्किल होता है। एक भूखा जो है वो रोटी को देख के तरस रहा होगा, उसकी आंखें जो है उसमें से भूखी नहीं जाती। या एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत तरक्की याफ्ता सोसाइटी है, जहाँ पे लोगों को हर किस्म की सहूलतें मुयसर हैं, उस सोसाइटी में, और एक ऐसी मुआशरे में जहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। बड़ा फ़र्क है, उसके नौजवानों में बड़ा फ़र्क होता है। सो हमें देखना ये है कि हम वो कौन सी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की वो कौन सा मुआशरा है, और किस मुआशरे के किस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है, और हमारे मुल्क में कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवानों के अंदर वो एतमाद नहीं आ पाया। हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे तो नौजवानों को यही नहीं पता कि उन्होंने हायर एजुकेशन में करना क्या है। एक भेड़ चाल है, उस भेड़ चाल का हिस्सा है। और भेड़ चाल, मज़े की बात आपको बताऊं, भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल ये होती है कि आप एक जो जहाँ पे आप बहुत सारी भेड़ों को बंद करते हैं, अच्छा वहाँ पे अगर कोई बंदा बैठ जाए और अपनी टांग यूं करके रख ले, और एक भेड़ आए उसके ऊपर से गुजर के जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, और आप टांग हटा दें, तो उसके बाद भी जो भेड़ें आएंगी वो उछल के जाएंगी। अच्छा, उनको नहीं पता कि हम क्यों उछल रही हैं, लेकिन वो उछल रही हैं बस। यानी कि इस वक्त हमारे नौजवान का ये हाल, हमारे नौजवानों का ये हाल है। वो चूंकि भेड़ चाल है ना, एक ने MCS किया तो सारे MCS करने चले गए, एक ने मैथ्स काम किया तो सारे मैथ्स काम करने लग गए। अच्छा, एक ने जो है वो MBA किया तो सारे MBA करने लग गए, एक जो है वो किसी एक फील्ड में गया तो सारे के सारे उस फील्ड के अंदर जाने लग गए। बाद में फिर जब नौकरियां नहीं मिलती, एग्जैक्टली, फिर इशू। हमें याद है कि एक वक्त था कि यहाँ पे मैथ्स काम डिपार्टमेंट स्वाय पंजाब यूनिवर्सिटी के कहीं पे भी नहीं था, और एक ही यूनिवर्सिटी मैथ्स काम करवा रही थी, और बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो जर्नलिज्म में मास्टर्स करवाया करती थी, और जर्नलिज्म का मास्टर को कोई घास ही नहीं डालता था यहाँ पे। और अब अच्छा, अब उसके बाद हर यूनिवर्सिटी ने जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन करवानी शुरू कर दी, बल्कि MSc की डिग्री देनी शुरू कर दी उन्होंने। और उसको BS का लेवल उन्होंने दे दिया, उसको साइंस का दर्जा, और कम्युनिकेशन साइंसेज उसको बना दिया।
और हर कोई जो है उसके पीछे चल पड़ा। इतने जिससे पूछो क्या बनना है जी, एंकर बनना है। यकीन यानी एंकर से नीचे तो कोई आता ही नहीं है ना, कोई आती है एंकर आपकी पोस्ट के पीछे पड़े हुए यही बात है कि ये कुर्सी जो है ना, वो कहते हैं मैं बस क्यों बैठी हुई ये बहुत बड़ा मसला है कुर्सी का। नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने की बात करें, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता चल रहा, वही भेड़ चाल की आप बात कर रहे हैं, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू किस तरह से उनके मुस्तकबिल को संवारा जा सकता है? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो पेरेंट्स ने लेके आना होता है। ठीक है, बच्चों को ग्रूम करना होता है, उनको बताना होता है कि आपके अंदर एक यूफोरिया है। यूफोरिया क्या होता है कि आप कुछ कर सकते हैं, यस यू कैन डू समथिंग एंड यू हैव एबिलिटी टू डू। अच्छा, पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स के अपने मसाइल हैं, पेरेंट्स उस मैशत की दो जो पार्ट हैं उसके अंदर बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं। हमारा जो मिडिल क्लास है उसकी तो बहुत ही बुरी हालत है, और जो लोअर क्लास है वो तो वैसे ही बेचारा जो है वो कहता है कि या अल्लाह बस उठा ही ले, बस बिल्कुल, अब मैं रहना नहीं चाहता। तो ये दोनों क्लासेस जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मसाइल में है। जो आपकी अपर क्लास है उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, उनके बच्चे वैसे ही आपको पता है, हाँ, बिगड़े तिगड़े बच्चे जो हैं वो आपको जो नज़र आते हैं वो अपर क्लास के पैसा लग्जरी पैसा है। वो कहते हैं कि नौकर रख दो, वही बच्चों को देखभाल कर लेगा। पैदा होता है तो एक आया आ जाती है या डे केयर सेंटर होता है, उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वही आया उसकी माँ बन जाती है और फिर उसको पाल पूल के बड़ा कर लेती है। खुद पढ़ी लिखी नहीं है, आपके बच्चे की तरबियत कैसे क्या तरबियत करेगी? एग्जैक्टली। तो वो तो बिल्कुल ही आप उनकी तो बात ही ना करें ना। अब जो बेचारे मिडिल क्लास हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी हैं, या जिन्होंने बैठ के सोसाइटी की जो उसकी जो नब्ज़ उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, जिन्होंने सोसाइटी को ठीक करना है और उसको किसी एक समत लेके जाना है, वो बेचारे खुद मसाइल का शिकार हैं। सो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे वो वाली ग्रूमिंग, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी औलाद को नहीं दे पाते जो उनको देना चाहिए था। अच्छा, जब वो नहीं दे पाते तो फिर वो सारा का सारा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने स्कूल भेज दिया, हम मेहनत करेंगे, दिन रात काम करेंगे, हाँ बस अब स्कूल जाने और बच्चा जाने। स्कूल में जो हम उस्ताद रखते हैं, आप देखें कि हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे वालिदैन ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो वो कहेंगे चले जी कोई वकील बना देंगे या बैंकर बना देंगे या कोई MBA शैम्बे करके कहीं वो चले जाएगा। अच्छा, वो भी नहीं गया तो कहते हैं चलो सहाफ़ी बना देंगे, एंकर बना देंगे। अच्छा, वो भी नहीं बन सका तो वो कहते हैं चलें जी इसको जो है वो वकील शकील बना देते हैं या कोई इस लाइन में ले जाते हैं, ठीक है ना, कारोबार कर लेगा, दुकान शुकान डाल लेगा। अच्छा, वो भी नहीं कर सका तो कहते हैं चलो जी इसको उस्ताद बना दे। अच्छा, उस्ताद भी नहीं बनता तो कहते चलो इसको मौलवी बना दे। तो अब सोचें कि आपके दोनों चीज़ें जो हैं वो इन ऐसे लोगों के हाथ में है जो आपकी कुछ नहीं कर सके सोसाइटी के अंदर, वो उधर चले गए। तो आपका जो टीचर है वो आपकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं रहा। मतलब मैंने कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहते हुए देखा कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना है, या किसी वालिदैन को हमने ये कहते हुए नहीं सुना कि हमने अपने बच्चे को उस्ताद बनाना है। सो जब आपके मुल्क की, आपकी सोसाइटी की प्रायोरिटी नहीं होगी तो फिर वो किस तरह से आपकी नस्ल को संवारेगा। सीनियर सहाफ़ी होने के नाते नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे, किस तरह से वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा। हमें जो नौजवान हैं उनको अल्टीमेटली ये चीज़ महसूस करनी होगी और समझनी होगी कि उनके अंदर कुछ खुदादा सलाहियतें भी हैं और कुछ चीज़ें वो प्रैक्टिस से उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जी बहुत कुछ वो कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये एक एटीट्यूड है, ये एक बिहेवियर है, और उस एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अहम पॉइंट्स आपने हमारे सामने रख दिए। इन्हीं पे अगर हम नाज़रीन फोकस कर रहे हैं तो यकीनन ये जो इस वक्त हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की, खुद एतमादी की कमी दिखाई दे रही है, फुकदान दिखाई दे रहा है, इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं, बल्कि ख़त्म कर सकते हैं। नौजवानों को एतमाद दे सकते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज का नौजवान तो माशाल्लाह देखा जाए तो वो किसी से कम नहीं है। इस पे सोचने की हमें अशद ज़रूरत है। ब्रेक की जानी पड़ना है। ब्रेक के बाद एक और टॉपिक है, वो भी बच्चों से ही रिलेट करता है, उनकी तरबियत से, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की बात कर रहे थे। दूसरा टॉपिक मैं कहूँ, ये हमारा जो तीसरा है, ये भी अगर मैं कहूँ तो उसी से रिलेट करता है, क्योंकि जहाँ हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, खुद एतमादी की बात करते हैं, उसी में
बच्चों की तरबियत आ जाती है, ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत की बात की जाए, एजुकेशन के थ्रू बात की जाए, या फिर इस वक्त अगर हम दौर हाज़िर में देखें, असर हाज़िर की सिचुएशन देखें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों में ना सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट किया जाए, उसको इन्हांस किया जाए, उसे मज़ीद जो है वो उजागर किया जाए, वहीं साथ उनकी तरबियत पे फोकस करना भी अशद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस वक्त हम बच्चों को वो तमाम तर जो सहूलियात ज़िंदगी हैं, वो कंफर्ट जोन तो हम दे रहे हैं, लेकिन तरबियत का जो एक एलिमेंट है ना वो मिस होता जा रहा है। तो इसी पे हम बात करेंगे कितना ज़रूरी है बच्चों की ज़ाहिर और बातिनी तरबियत, और इस वक्त उसकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, और कैसे उसको मज़ीद हम प्रमोट कर सकते हैं, मज़ीद बढ़ा सकते हैं, मज़ीद उजागर किया जा सकता है। इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आते हैं। अब तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप हमारे सच सवेरा का हिस्सा बन चुके हैं। ये हमारे जो मेहमान हैं माशाल्लाह, आप एजुकेशनिस्ट हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और बड़ी खूबसूरत अंदाज़े बयां, और जब भी बात करते हैं ना वैलिड पॉइंट उठाते हैं। कुछ तल्ख हकीकतें हो सकती हैं लेकिन सच बोलते हैं, सच में आके हमेशा वो सच बोलते हैं। हमारे साथ है अकबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। जी वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो खुशामदीद कहने की ज़रूरत नहीं, आप तो सच का हिस्सा हैं। आपकी मर्जी है। खुशामदीद कहीं आप जहाँ बुला लिया तो खुशामदीद ही हो गया। अच्छा अकबर साहब, हम मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात करें, यही बच्चे जब नौजवान होंगे, इस मुल्क का एक बहुत अहम पहलू, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है ये हमारे इस मुल्क का, तो उनकी तरबियत की जब बात करते हैं और दौर हाज़िर में देखें उनकी ज़ाहिरी और बातिनी वो तरबियत, वो वैल्यूज़, उसमें क्या कोई उतार चढ़ाव, कोई कमी या कोई बेहतरी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए महविश, जो ज़ाहिरी और बातनी तरबियत है बच्चों की बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि बच्चे आज के लिए नहीं है बल्कि आज से 15-20 साल बाद जो है वो इस माशरे का अहम हिस्सा बनने वाले हैं, मुस्तकबिल के मेहमान हैं। बिल्कुल। और जिस तरह एक पौधे की आबियारी होती है और वो एक तनावर और एक फलदार दरख्त बनता है, इस तरह बच्चों की तरबियत भी बड़ी अहम होती है। अब ज़ाहिरी और बातनी तरबियत की हम जब बात करते हैं तो उसमें जो है ज़ाहिरी तो ये होता है कि आप लिबास, वज़ागता, खाने पीने का जो अंदाज़ होता है वो मैटर कर रहा होता है ज़ाहिरी तरबियत में। अब होता ही है कि ज़ाहिरी तौर पर तो हम बच्चों को साफ़ सुथरा भी कर देते हैं और बिल्कुल उनको वो शीशे की तरह बना के तो, लेकिन जब वो किसी के घर जाते हैं और जब वो मुंह खोलते हैं या जब वो हरकतें करते हैं या अपने जो है वो अकायद और इस तरह की चीज़ें जब उनकी खुलना शुरू होती हैं तो फिर पता चलता है कि उनकी पहले वो बच्चा बड़ा खामोश रहता है, माएँ बड़ी वो फखर से कह रही होती हैं, अभी आप लोगों के साथ घुला मिला नहीं है। जब घुल मिल जाएगा ना तो देखिएगा कितना आपके साथ खेलता है वो, बाद में जब घुल मिलता है तो पता चलता है उसकी तरबियत। बिल्कुल, और वो तरबियत वहाँ पे वाज़े होती है। अब बातनी तरबियत की हम बात करें, ये दरअसल इंसान के जो अकायद होते हैं, जो उसका किरदार होता है, जो उसके अमाल होते हैं, ये उसकी तरबियत होती है। और ये असल सबसे अहम तरबियत जो होती है वो बातनी तरबियत होती है। अब मसाइल इस हवाले से बहुत सारे फेज, अभी हमारे एक मोहतरम गेस्ट फरमा रहे थे कि हमारे पास जो है ना इस तरह की कोई सहूलियात नहीं है या कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ कि हम तरबियत कर सकें। तो मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, अब हुकूमतों ने या उन्होंने तो बच्चे की तरबियत करनी है, घर में होनी है, माओं ने करनी है, वालिदैन ने करनी है। पहली बात तो ये है कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते, उनको वक्त ही नहीं देते। ठीक है कि हम बैठें, उनसे पूछें, सोबत उनकी चेक करें, वो किसके साथ उठते बैठते हैं, उनके नज़रियात किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या सीखना चाह रहे हैं, या कौन सी चीज़ें उनके अंदर मनफी रुझानात कौन से पैदा हो रहे हैं, या वो खामखा बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स और इस तरह की चीज़ों में पड़े। तो ये इस पे कोई तवज्जो, कोई नज़रसानी पर सर ब्रेक की जाने वाली के बाद ये तमाम पहलू हम आपसे जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, दौर हाज़िर में हम बच्चों की तरबियत की बात करें, ज़ाहिरी और बातनी तरबियत की बात की जा रही है, उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी अहमियत है, किस तरह हम
उसको उजागर कर सकते हैं, उस पर बात की जा रही है। अकबर साहब हमारे साथ हैं। अकबर साहब, बात कर रहे थे हम वालिदैन की कि बच्चों को वो तमाम जो सहूलियात ज़िंदगी है, जो लग्जरी लाइफस्टाइल उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड कर देते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं बच्चों को दे पा रहे। और अगर बच्चा है तो जो हम एलीट क्लास की बात करते हैं वो पैदा होते ही बच्चे के लिए कोई ना कोई आया रख लेते हैं। अब उस बच्चे की तरबियत वो आया करे जो कि खुद पढ़ी लिखी नहीं है, उस बच्चे की तरबियत कैसी होगी? और इसके साथ साथ हम अगर तालीमी इदारों की बात करें या मिडिल क्लास के जो वालिदैन उनकी बात करें, वो अपने जॉब के मसलों में जो है वो उलझे हुए, उनके पास भी बच्चों के लिए वक्त नहीं है, तो ये ज़ाहिरी और बातनी तरबियत फिर कौन करेगा? देखिए महविश, बात यह है कि हर जितने भी वालिदैन हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, चाहने में और करने में, लेकिन मसला ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो उन्हें लाडला बनाते हैं कुछ ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, जब वो लाडले बन जाते हैं, उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, तो फिर वो उन्हें परेशानी का सामना होता है। अब मसला ये है कि बच्चों को शुरू से ही अगर आप अच्छे बहरान आने से पहले उसको जो है ना वो समेट लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पहले कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली, ऐसी प्लानिंग कर लें, ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर पहले से आप रख लें कि आपको ये इश्यूज फेस ही ना करने पड़े। जी, ऐसा है ना कि अब बच्चों को अगर बचपन से ही आप उनको जेब खर्च फ़र्ज़ किया देते हैं तो उन्हें साथ हिसाब लें, उनसे उन्हें किफ़ायत शायरी सिखाएं कि वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनको जितने भी मतलब एक तो नारवा सलूक ना करें, ओवर किसी किस्म का। बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनके साथ वालिदैनी तहकीर आमेज़ सलूक जो है वो करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर दो बच्चों के दरमियान फ़र्क करना शुरू कर रहे हैं, कंपैरिजन। एक को ज़्यादा अहमियत देंगे, दूसरे को निशाना बनाएंगे, उसको साइको केस बना देंगे, ठीक है, कम लाइक होगा वो बेचारा पीछे। जी, तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर ये है कि आप बच्चों को शुरू से अपने वालिदैन का, बड़ों का, पड़ोसियों का, इनका एहतराम सिखाएं, टीचर्स के हवाले से किसी की बुराई उनके सामने ना करें। लेकिन बच्चा है ना वो एक गिली मिट्टी, नरम मिट्टी की तरह होते हैं ना, अगर आप उसको जो आप उसके सामने पेश करते हैं ना वो वैसे ही बनेगा। आप नहीं, आप जो उसके सामने पेश हो रहे हैं ना बजाते खुद वो वैसी ही शेप अख्तियार करेगा। यानी आप एक ऑटोमेटिकली उसकी तरबियत, आप उसके सामने एक रोल मॉडल की तरह बैठे हुए हैं ना, अपनी हरकत से आप हाँ जी, तो वो खुद ब खुद से उसकी शेप जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप शुरू से ही उनके ऊपर फिर उनको जो एहसान शनासी सिखाएं, आप उनको आला किरदार सिखाएं, इखलाक के हवाले से, बोल चाल के हवाले से, बहुत सारे हवालों से जो कि किसी भी बच्चे की किरदार साजी उसके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी चीज़ है, तो वो उसके ऊपर आपने अमल दरामद तो कराना है। अब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम ना तो उनको सही तरीके से वक्त देते हैं, ना हम चाह रहे होते हैं कि हम जिस तरीके से अभी आपने बात की कि जी आया के हवाले कर दिया है या वो, अच्छा फिर उनके हवाले कर देंगे वीडियो गेम से, बिठा मैं जो है वो मोबाइल पकड़ा देंगी और अपनी जान छुड़ाने के लिए जी ये रो रहा है या मैं आपको बताऊँ वेस्ट में मैं एक थ्योरी मैंने पढ़ी है, फ्रांसीसी एक बहुत बड़े एक वो गुजरे हैं फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट, जीन पियागेट उनका नाम है, जेपू उनको कहते हैं, मतलब इन शॉर्ट। तो उनकी कॉग्निटिव थ्योरी है जो अक्सर हमारे कुछ तालीमी इदारों में पढ़ाई भी जाती है। उसमें वो अपने छोटे बच्चों को जो बिल्कुल अवाइल पहले 2-3 महीने होते हैं उसमें उनके तकियों में वो माइक्स और स्पीकर्स और इस तरह की चीज़ें रखते हैं और उनकी हरकत और सकनात को बाकायदा ऑब्जर्व किया जाता है कि पैगाम, इसी एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए पैगाम ऐड कीजिएगा जी जी। तो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेक करते हैं, फिर वो उसी हिसाब से उनको परवान चढ़ाने में भी किरदार अदा करते हैं। तो पैगाम तो यही है जी कि अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से करनी है, उनको सही तरीके से वक्त दें, उनको उनकी सोबत में अगर आप बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके अंदर कौन सी मनफी चीज़ आई है या क्या है, और फिर उसी हिसाब से ही आपको हिकमत अमली अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने वक्त दिया। एक शॉर्ट टाइम में बहुत यहाँ पॉइंट्स हमारे सामने रखे गए। नाज़रीन, यकीनन वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनकी संगत में बैठें और देखें कि उनका बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसकी तरबियत में कहीं कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आ रहा, कहीं वो नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहा। तो इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना हमारी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो उनकी बेहतर तरबियत करना भी
ज़रूरी होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर खिदमत में हाजिर होंगे किसी और अहम टॉपिक्स के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।